Hello everyone and welcome to e-tutor series presented by Diwan Devi Higher Secondary School. Today we are going to discuss exercise of chapter Nationalism in Europe. हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे कि चैप्टर हम डिस्कस कर बैठे हैं पहले ही, इसकी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट इसका शॉर्ट नोट है वो है गिस्पी मैजिनी। तो जब मैंने चैप्टर के मेन कैरेक्टर जो डिस्कस किए थे उस टाइम गिस्पी मैजिनी के बारे में भी बताया था। गिस्पी मैजिनी कौन थे? इन्होंने इटली में यंग इटली एक मूवमेंट चलाया था गारिबाल्डी के साथ मिलके। ये जो तीन मेन कैरेक्टर थे, गिस्पी मैजिनी, गारिबाल्डी और काउंट कैमिलो डी कैवोर, इन तीनों के योगदान से ही इटली जो है वो यूनिफाई हो पाया है। इटली की यूनिफिकेशन में इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। अब एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे। जैसे यंग इटली के जो 1831 में एक मूवमेंट चलाया। नेक्स्ट है इंस्पायर्ड द यूथ फॉर फ्रीडम। इनका योगदान ये रहा कि इन्होंने जो इटली का यूथ था, इटली ही नहीं, इटली के यूथ से बाद में पूरे यूरोप के यूथ ने जो है वो प्रेरणा ली और फ्रीडम के लिए जो था वहाँ के यूथ को इंस्पायर्ड किया। और बाद में इन्होंने रोम जाकर वहाँ पे पोपल ऑक्यूपेशन जो था, जैसे पोप जो थे उनका चर्च में डोमिनेशन था, तो उससे भी जो है वो रोम को उस ऑक्यूपेशन से भी फ्री करवाया, फ्रीडम दिलाई। लेकिन इनको इटली की यूनिफिकेशन के लिए सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन इनकी जो सेंटिमेंट्स इन्होंने जो लोगों के मन में भर दिए थे उस टाइम इटली के लोगों में, वो बाद में जाके कैवोर और गारिबाल्डी ने जो इस मूवमेंट को आगे किया फ्रीडम के लिए, उस टाइम जो है उनको उसका फ़ायदा हुआ और कैवोर जो है वो इटली की यूनिफिकेशन को हासिल कर पाए। अब नेक्स्ट आपके हैं काउंट कैमिलो डी कैवोर। अब ये कौन थे? ये मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि ये भी इटली की यूनिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये जो थे, ना तो ये रेवोल्यूशनरी थे ना तो ये डेमोक्रेट्स थे, लेकिन इनको ही रियल मेकर ऑफ इटली बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था? एग्रेरियन एसोसिएशन बनाई थी 1842 में। कैवोर एक लिबरल सोच रखने वाला था। लिबरल वो चाहते थे कि सबको फ्रीडम मिले, फ्री ट्रेड हो, पब्लिक राइट हो और सेकुलर रूल हो, मतलब ओपिनियन रखने की आज़ादी हो सबको अपना। तो इस तरह की सोच रखने वाले थे। उन्होंने भी इटली को जो है वो स्ट्रेंथन किया। और जब जो विक्टर एमिल्सन सेकंड जो थे वो बने किंग इटली के, तो इनको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिक्लेयर किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाए और 3 महीने के बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। मतलब इटली जब यूनाइट हुआ 1861 में, तो उसके 3 मंथ बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। बाद में इटली को यूनाइट करने के बाद वो इतना कुछ नहीं कर पाए। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट, वो है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये पहले भी मैंने आपको चैप्टर में समझाया था। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? एक मैंने बताया था कि छोटी सी कंट्री थी जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी। ऑटोमन एम्पायर के अंडर और भी बहुत सारी कंट्रियाँ थी, बाल्कन स्टेट्स इनके अंदर अंडर थी। तो इन सब से आज़ादी जो थी ग्रीक ने कैसे हासिल की थी? तो ग्रीक में जो था रेवोल्यूशनरी आंदोलन जो था वो वैसे देखा जाए तो 1821 में ही जो था वो शुरू हो गया था। लेकिन इसकी जो फाइट है टर्की और ग्रीस के बीच में, वो 1827 से स्टार्ट हुई और 2 साल तक 29 तक रही। तो क्या था इसका इसका ये था कि जो 21 से ही वहाँ पे एक बार इंसिडेंट हुआ था कि क्रिश्चियन जो थे वो उनको बुरी तरह से मारा जाने लगा। इनके जो ऑटोमन एम्पायर थे, जो ऑटोमन सुल्तान थे टर्की के, उन्होंने जो था क्रिश्चियनों को बुरी तरह से मारना शुरू किया। तो इस इंसिडेंट से वो जो थे ग्रीस के जो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया और वो आज़ादी की डिमांड करने लगे टर्की के सुल्तान से कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। और बाद में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने भी, जब उनको पता चला कि क्रिश्चियन लोगों को मारा जा रहा है, तो इन सब कंट्री ने भी उनकी हेल्प की और ग्रीस जो है वो फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई और उसके बाद जो है वो ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी मिल गई। तो ये एक प्रेरणा थी जिसने बाकी अदर यूरोपियन कंट्री को या ऑटोमन साम्राज्य के अंदर जो थी वो उनको भी प्रेरणा दी कि अगर एक छोटी सी कंट्री जो है वो इतने बड़े साम्राज्य से
जीत सकती है या फ्रीडम हासिल कर सकती है, तो बाकी अदर कंट्रीज़ क्यों नहीं। तो इसने एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो लोगों में क्रिएट करी। अगला है शॉर्ट नोट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी जर्मनी पहले प्रशिया और रशिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया जो दो प्रोविंस थे मतलब मेन, तो उनमें बंटा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जो था जैसे पेरिस में जो है किंग लुइस फिलिप जो थे उनको हटा दिया गया। तो ये जो चिंगारी थी ये जर्मनी तक भी पहुंची पेरिस से। अब लोग जो थे किंग सिस्टम को हटाना चाहते थे और जो है वो पार्लियामेंट या मतलब असेंबली या फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फेवर थी उसकी करने लगे थे जर्मनी में भी। तो ये 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट नामक जगह पे, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट पे एक सेंट पॉल चर्च है। सेंट पॉल चर्च में 831 डेलीगेट्स ने मिलके जो है वहाँ पे असेंबल हुए ये, और वहाँ पे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया। और डायरेक्ट मैनहुड सफ्रेज से वहाँ पे लोग जो हैं वो चुनेंगे और इस तरह से अपने कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ये बनाई। इसीलिए ये फ्रैंकफर्ट नामक जगह पे ये हुआ था और सेंट पॉल चर्च में हुआ था, इसीलिए इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नाम दिया गया। जो रेडिकल ग्रुप्स थे उनको हटाया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया। कंप्लीटेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जर्मनी में। अगला आपका शॉर्ट नोट है रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल। तो उस टाइम जो नेशनल मूवमेंट हो रही थी पूरी दुनिया में, उस टाइम वुमेन्स का क्या रोल था? क्या वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी? तो हाँ, वुमेन्स भी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन शुरुआत में जैसे मैनहुड सफ्रेज बोला मैंने पीछे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी, वहाँ पे भी पहले मतलब मर्दों को ही हक था वोट देने का, वुमेन को नहीं था। लेकिन इन्होंने अपने लिए जो है वो फाइट करी राइट्स के लिए, स्ट्राइक की, और फिर बाद में इनको जो है वो वुमेन को भी वोट देने का हक मिला। उनमें से जैसे एक जो है वो डॉल्फिन डी गिराड जो थी, एक फेमस राइटर थी, एजुकेटेड वुमेन थी। उन्होंने ये कहा था कि क्यों जब एक नौकर, जो घरेलू नौकर होता है, अगर उसको जो है वो वोट देने का हक मिल सकता है, तो एक मदर्स या एक हाउसवाइफ या एक जो पूरे घर को मैनेज करती है औरत, उसको क्यों ना मिले वोटिंग राइट। तो उसका उस टाइम पहले तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच को माना जाने लगा और इस तरह से वुमेन जो है वो स्ट्रगल मोमेंट में आगे पार्टिसिपेट करने लगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में भेजूँगी।